अभी देखो अपन ने 11th क्लास के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर हम बायोमोलिक्यूल के हमने बारे में बायोमोलिक्यूल के अंदर हमने ये पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट अपन ने लास्ट खत्म किया। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ा दिया था क्या आपको, वो एनसीईआरटी से दिखा करके? तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के लिए हमने एक ही चीज बात करी थी। प्राइमरी कौन होते हैं? जो कि उसके खुद के ग्रोथ के, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं। और सेकेंडरी के लिए हमने बात करी थी कि ये उसकी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं होते, मतलब नॉट एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ। लेकिन अगर अपन ये बात करें ऑब्टेन कहां से होते हैं, हमारे पास में ये प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया से हमारे को ऑब्टेन होते हैं। कुछ ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है जिनका फंक्शन जो होता है डिफेंस का और इकोलॉजिकल एडवांटेज हमने देखा था। फिर मैंने आपको टॉक्सिन के नाम बताए थे। टॉक्सिन के अंदर एब्रिन, रिक्सिन बताया था। एक ऑयल का नाम बताया था, लेमन ग्रास ऑयल बताया था। ठीक है ना। उसके बाद में मैंने कॉन कैनलवेनिन ए बताया था आपको। ठीक है ना। विन ब्लास्टिन, कुर्कुमिन बताया था। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस के अंदर गम, सेलुलोज, ठीक है ना, ये सब चीजें बताई थी। और हमने अगर ड्रग्स की अगर अपन बात करें तो कुछ केमिकल की मॉर्फिन और कोडेंस बताए थे। ये सब हमने उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस देखा था। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। एक एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कौन किसका, क्योंकि हर बार जब बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आता है ये उनका फेवरेट टॉपिक होता है कि यहां से अपने को क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है। देन हमने फिर बात करी थी, इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के लिए अपन ने सबसे पहले ये बोला था कि जो सबसे सिंपल हमारे को जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो जब हमने इसको वाटर के साथ में कंपेयर किया तो जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो था वही रेशियो जो मिलता है अपने को इसके अंदर में मिलता है। और फिर हमने देखा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी इसके अंदर हम ये देखते हैं जब इसका अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं CxH2O, तो इनके अंदर कार्बन के साथ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम ये बोलते हैं कि कार्बन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और ये X का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। और Y का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल होता है। अगर हम फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि ऊर्जा देता है, एनर्जी प्रोवाइड, स्टोरेज, फूड की तरह भी क्या करता है? काम करता है। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर यानी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, जिसमें हमने सेलुलोज एक मेन कंपोनेंट होता है। और साथ में हमने ये पढ़ा था कि सेल के अंदर एनर्जी के लिए अगर अपन बात करें तो तीन अपने पास में सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। उसके लिए हमने एनर्जी लिखी थी। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है हमारे को? लिपिड से। 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम, एक ग्राम के अंदर इतनी मिलेगी। प्रोटीन के अंदर 5.6 और कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4.1। लेकिन ये हमने बोला था इन केमिकल को जब हमने सेल के बाहर निकाला था तब ये एनर्जी हमारे को मिली। लेकिन जब अपन ये बात करते हैं कि सेल के अंदर ये अगर केमिकल प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले डिग्रेड कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की अगर अपन बात करें तो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, एनर्जी मिल जाती है। अब सवाल आता है कि कार्बोहाइड्रेट में ऐसा क्या होता है कि जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं? तो जब अपन कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करते हैं तो इनका कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, फर्दर इसको हाइड्रोलाइज नहीं करते। इफ अगर मोनोसेकेराइड है तो मोनोसेकेराइड है तो अगर डायरेक्ट अगर मान लो अगर अपन ने ग्लूकोज खाया तो इसको हाइड्रोलाइज नहीं होगा, डायरेक्ट ये सेल में जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा और अपन को क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। तो हमने ग्लूकोन डी नाम से भी एक स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब आज अपन इसके अंदर बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की। ठीक है। तो अपन कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं क्लासिफाई किए गए हैं तीन पोर्शन के अंदर। ठीक है। अब अपन ये भी पढ़ेंगे इसका किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन उसका लॉजिक से अपन बात करें। अगर अपन ये बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक आते हैं मोनो सेकेराइड, एक होते हैं ऑलिगो सेकेराइड और एक होते हैं पॉलीसेकेराइड। अब इसमें सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। ठीक है ना, शुगर होता है। ऑलिगो, मोनो और इनका मतलब हम इनके नंबर से बात करते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की अगर अपन बात करें मोनोसेकेराइड के अंदर, तो मोनोसेकेराइड का एक एग्जांपल अगर अपन ये बात करें तो ये मोनोसेकेराइड सबसे सिंपलेस्ट अपन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, सबसे सिंपलेस्ट होता है। ठीक है। तो अगर इसकी अपन बात करते हैं, लेकिन इनको क्लासिफाई किसके बेसिस पे कर रखा है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे अभी अपन देखेंगे किस तरीके से होता है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो होते हैं हमारे पास में मोनोसेकेराइड, सिंपलेस्ट कार्ब।
सबसे सिंपलेस्ट कार्ब होते हैं। दूसरी चीज अगर अपन बात करते हैं कि ये जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोलाइसिस नहीं होते, फर्दर इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, तो हम ये बात करते हैं नो हाइड्रोलाइसिस। ठीक। दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो इनका अपनी बॉडी के अंदर अगर अपन ये बात करें कि ये और ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे कि अगर आप सिंपल सी बात करते हैं कि आपने ग्लूकोज को जैसे ग्लूकोन डी पिया, तो ग्लूकोन डी पीने के बाद में ये अपने डायरेक्ट क्या करता है, बाईपास करता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से, डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो डायरेक्टली अगर कोई चीज ब्लड में एब्जॉर्ब हो रखी है तो वैसे भी क्या हो रखी है, आपके डाइजेस्ट और फर्दर डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं इनका कोई डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, इनका फर्दर कोई डाइजेशन नहीं होता। तो पहली बात समझ में, सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये चीज होते हैं, तो इनका डाइजेशन नहीं होता, तो होता क्या है, इनका होता है ऑक्सीडेशन। एनर्जी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट ऑक्सीडाइज। तो ये क्या करते हैं, ओनली ऑक्सीडेशन होता है इसका, ओनली ऑक्सीडेशन। तो सबसे सिंपलेस्ट है, और ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, हाइड्रोलाइसिस नहीं होते, और इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एक एग्जाम्पल से रिलेटेड अपन समझते हैं इसको। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो आपने इसका एक एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज एक खुद क्या है, एक तरीके का मोनोसेकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ये मोनोसेकेराइड। अगर इस ग्लूकोज की अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज के अंदर जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब मोनोसेकेराइड की जब अपन बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड में जो अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या लिखा था, CxH2O y। तो मोनोसेकेराइड के अंदर X इजिकल्स टू क्या होता है, Y। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, X इजिकल्स टू क्या होता है, हमारे पास में Y होता है। ठीक। अब अपन चलते हैं इसके अंदर ओलिगोसेकेराइड पे। ओलिगोसेकेराइड की अगर अपन बात करते हैं तो ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेकर के 10 मोनोसेकेराइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 से लेकर के 10। एक एग्जांपल से अपन बात करते हैं। मान लो कि हमारे पास में क्या है, ये एक मोनोसेकेराइड और ये हमारे पास में दूसरा मोनोसेकेराइड। तो ऐसे सेकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़ी हुई होती है, तो उनके लिए अपन टर्म क्या यूज करते हैं, डाई सेकेराइड। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। 2 मोनोसेकेराइड अगर आपस में जुड़ रखे हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, डाइसेकेराइड। अगर मान लो कि यहां पे तो 2 जुड़ रखे थे, ठीक है ना, अब मेरे को ये बताओ कि अगर 3 जुड़ रखे हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई सेकेराइड। और 4 जुड़ रखे हैं तो टेट्रा सेकेराइड। ऐसे करते करते हमारे पास में कितना हो जाएगा, जो अपने पास में 10 तक मॉलिक्यूल होंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है ना, हेप्टा, ठीक है ना, इस तरीके से ऑक्टा, नोना और डेका, इस तरीके से सेकेराइड होते हैं। अब जब अपन देखते हैं इसको, मान लो कि मेरे को इसको तोड़ने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, वाटर को यूज करता हूं। तो वाटर को अपन कैसे लिख सकते हैं, H और OH। अब जब वाटर को ब्रेक करूंगा तो एक H इसके पास में जाएगा और एक OH इसके पास में जाएगा, और अल्टीमेटली ये भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो क्या इसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, हो सकता है। इसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो यहां पे क्या होते हैं कि अगर अपन इसकी बात करें, ये क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइसिस होते हैं ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो और दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो यहां पे x इज नॉट इक्वल्स टू y, x इज नॉट इक्वल्स टू y। तो यहां पे x और y जो होते हैं यहां पे इक्वल्स टू नहीं होते हैं। चलें आगे। अभी अपन ने जैसे एग्जांपल की अपन बात करी, आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब पॉलीसेकेराइड की अपन बात करते हैं। पॉली के अंदर समझो, मान लो कि ये एक मोनोसेकेराइड, ये एक मोनोसेकेराइड, ऐसे करते करते मान लो कि ये टेंथ वाला मोनोसेकेराइड। तो अगर 10 तक है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओलिगो। अब जैसे ही मान लो कि यहां पे 11वां आया और यहां पे मान लो 12th आ गया, और ऐसे ही चलते रहे, 10 के बाद में जितने भी अगर मोनोसेकेराइड जुड़ रखे हैं तो ऐसे टर्म्स को अपन क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। अब आप मेरे को ये बताओ, क्या इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस होगा, होगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं कि मोनोसेकेराइड, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है ना, यहां पे हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होता है। और दूसरा x इज यहां पे नॉट इक्वल्स टू y। तो ये समझ में आया कि हमने हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे इसको कैसे डिवाइड करा, कि जिसके अंदर अगर मान लो कि हाइड्रोलाइसिस, अगर अपन ये बात करें, इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, इसमें भी होता है,
लेकिन यहाँ पे अपन हाइड्रोलाइसिस ज्यादा करना पड़ता है। अगर आपको बहुत सारे मोनोसेकेराइड चाहिए तो ज्यादा हाइड्रोलाइसिस करोगे, ठीक है ना। यहाँ अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपने को जितने नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड है उतना अपने को हाइड्रोलाइसिस कर, और ये हाइड्रोलाइसिस होते नहीं, तो अपन ऐसी शुगर को कंज्यूम करते हैं जो हाइड्रोलाइसिस ना हो, हमारे को फटाफट एनर्जी मिले, ठीक है। इतनी बात समझ में आती। तो जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं स्टार्च की, अब स्टार्च को जब अपन अपने खाएंगे तो सबसे पहले उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में खाते हैं। लेकिन अपने बॉडी में स्टार्च होता नहीं है, तो अपनी बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। तो ग्लाइकोजन को भी अपन क्या करते हैं, जब अपन बोलते हैं कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो उस समय पे हमारा जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है उसको हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद में हम क्या करते हैं, जो अपन बोलते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस, या फिर जिसको अपन बोलते हैं, तो हम ग्लाइकोजन का क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं। ग्लाइकोजन को लाइसिस करने के बाद में उसका क्या करते हैं, हम उसको ग्लूकोज में बनवाते हैं, और उसके बाद में उसको सिंपल बनाने के बाद में अपनी सेल के पास में भेजते हैं। तो क्लासिफाई करने से ये हमारे को समझ में आया, ये अपने पास में 3 टाइप के, मोनो, ऑलिगो और पॉलीसेकेराइड। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। चलो अब आपको इसके फॉर्मूला और कुछ बेसिक ऑर्गेनिक, देखो वैसे तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका लास्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है, आपको 12th के अंदर पढ़ाएंगे, जो टीचर पढ़ाते हैं जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें बोलेंगे। लेकिन हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है। स्ट्रक्चर जैसे अपन ने फॉस्फोलिपिड की आपको मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, तो उसमें भी वो सब ये बायोलॉजी बायोमोलिक्यूल वाले पोर्शन में है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, मैं एक स्ट्रक्चर आपको सिखाता हूं और आपको बाकी सारी स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चलो अब जैसे कि अगर अपन ये बात करते हैं, सबसे पहले अपन ये लेते हैं इसके अंदर मोनोसेकेराइड की बात करते हैं, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड की अगर अपन ये बात करें, ठीक है, कि या फिर अपन ये बात करते हैं कि कार्बन के नंबर पे बात करते हैं, तो इसका अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो हमने फॉर्मूला जो बनाया है, ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करते हैं कि x के नंबर को अपन क्या करते हैं, जो मोनोसेकेराइड में क्या होता है, जितना x का नंबर होता है उतना ही कितना होता है, y का नंबर। तो अगर ये हमने क्या करा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखा है, और बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मोनोसेकेराइड, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड के बारे में जब अपन बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। अब x का मतलब है क्या, नंबर ऑफ कार्बन के एटम, कार्बन के एटम की बात करें। अब मान लो कि मैंने आपको सिखाने के लिए ऐसे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 और यहां पे ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे। तो यहां पे सबसे पहले अगर अपन ये बात करें कि x की वैल्यू हमने कितनी रखी, 1, ठीक है ना, और h की वैल्यू जो y की वैल्यू वो भी कितनी हो जाएगी, 1। अब नेचर के अंदर जब अपन मोनोसेकेराइड को ढूंढने चलते हैं तो उनमें मिनिमम कार्बन का नंबर जो होता है 3, यानी हमारे पास में एक कार्बन वाला जो होता है मोनोसेकेराइड प्रेजेंट नहीं होता, 2 कार्बन वाला भी नहीं होता। तो सबसे पहले जो कार्बन वाला प्रेजेंट होता है, मिनिमम जो कार्बन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 3। फिर हम 4 पे चले, 4 वाला दिखाई दिया, 5 वाला दिखाई दिया, 6 वाला दिखाई दिया, 7 वाला दिखाई दिया, लेकिन 8 9 10 और इसके आगे ये कोई भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना, नॉट एग्जिस्ट। तो मैक्सिमम कार्बन कितने हो सकते हैं मोनोसेकेराइड के अंदर, इतनी बात समझ में। तो मिनिमम कितने, 3, और मैक्सिमम कितने, 7। अब एक 3 कार्बन का अपन ये लेके चलते हैं, मान लो x इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, 3। अब अपन इस फॉर्मूले में पुट करते हैं CxH2O y, तो हमने इसके अंदर x और y की वैल्यू जब अपन ने पुट करी तो C3H2O और यहां पे बाहर की तरफ 3, तो हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या बना, C3H6 और O3, ठीक है, C3H6 और O3। ये सबसे हमारे पास में मिनिमम कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है जो कि आपके अपने यहां पे एग्जिस्ट करता है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये करना कि कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो अगर कार्बोहाइड्रेट का, तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन होते हैं एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके 2 अपने पास में स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर की कैसे, मान लो कि ये C, यहां पे भी एक कार्बन है और यहां पे भी एक कार्बन। इधर की अगर अपन बात करें तो यहां पे भी हमने क्या करे, 3 कार्बन। अब देखो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 तरीके के फंक्शनल, 2 कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होते हैं, 2 तरीके के अपने पास में फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे शुगर होती है।
एल्डिहाइड लग रखा है या फिर कीटोन लग रखा होता है, या तो एल्डिहाइड होगा या तो क्या होगा, कीटोन होगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं तो यहां पे O और यहां पे H लगाए, लेकिन कीटोन जब यहां O लगाएंगे तो फिर से ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो कीटोनिक ग्रुप को लगाने के लिए क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर कार्बन पे क्या लगता है, ये O लगता है। क्या इतनी बात समझ में? अब जैसे ही आपने इसके अंदर ये चीज लगाई तो उसके बाद में आप क्या करें, इसके अंदर क्या ऐड कर दें, OH ऐड कर दें। तो यहां आप OH ऐड कर दो, यहां पे आप OH ऐड कर दो, इस जगह पे भी क्या करोगे, OH ऐड कर दो, और इस जगह पे भी OH ऐड कर दो, ठीक है। बाकी बची हुई जो जगह होती है उसके अंदर आप ऐड कर दो H, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, H ऐड करना पड़ेगा। तो सबकी देखो वैलेंसी पूरी हो गई यहां पे, इसकी भी वैलेंसी पूरी करनी है तो आप क्या करोगे, यहां पे इस तरीके से ये ऐसे H लगा दोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब ये जो हमारे पास में ये जो 3 कार्बन की ये जो एल्डिहाइड ग्रुप वाली जो शुगर बनी है, इसको अपन बोलते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, ग्लिसर एल्डिहाइड। तो इसको अपन बोलते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है भाई। तो अगर आपसे ये सवाल पूछे, मिनिमम 3 कार्बन रखने वाली मोनोसेकेराइड शुगर जिसके पास में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ हो, उस शुगर का नाम क्या होता है, ग्लिसर एल्डिहाइड। अब चलो एक थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चलते हैं, आई होप तुमको आता होगा वो चीज। कायरल कार्बन का मतलब समझते हो क्या होता है, 4 अलग अलग वैलेंसी। अगर आप इसको देखोगे तो इस कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन को देखोगे तो यहां पे OH, यहां पे H, ऊपर वाले में CHO और नीचे वाले में के अंदर होगा CH2OH, चारों वैलेंसी अलग। तो ये वाला जो कार्बन है ये क्या हो गया हमारे पास में, कायरल कार्बन। इस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, कायरल कार्बन क्या होता है, जिसकी 4 अलग अलग हमारे पास में क्या हो, वैलेंसी। कार्बन की अगर अपन बात करें तो 4 वो बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। आप मीथेन पढ़ते हो, CH4, 4 होते हैं। अब हम कायरल कार्बन का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसकी 4 अलग अलग वैलेंसी हो, उसको अपन बोलते हैं कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन क्या होता है कि एक तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है जो इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकली, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको। तो जिस कंपाउंड के पास में कायरल कार्बन होता है वो कंपाउंड क्या होता है, आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। क्या बात समझ में आई? तो इन दोनों में से आप मेरे को ये बताओ, अच्छा इसके अंदर देखते हैं क्या यहां पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको कायरल कार्बन? इसकी वैलेंसी देखो, यहां पे पहले ही अपने पास में डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन यहां पे ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गए, तो यहां पे कायरल कार्बन एब्सेंट। अच्छा इसका नाम की अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो यहां पे कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रखे, 2, एक यहां पे और एक यहां पे। अगर किसी कंपाउंड में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रखे तो क्या लगाते हैं, डाई हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन वाला कीटोन को क्या बोलते हैं, एसीटोन। तो इसका नाम क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है भाई, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया। इस डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन में देखो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है इसमें कायरल कार्बन एब्सेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कायरल कार्बन क्या है, एब्सेंट। तो जिसमें कायरल कार्बन होता है, प्रेजेंट है, वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। और जिसमें कायरल कार्बन एब्सेंट होता है वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इन दोनों में से, ठीक है ना, अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट किसमें, इसके अंदर प्रेजेंट। अभी अपन एक और कंसेप्ट समझेंगे क्या चीज होता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं उनके 2 फॉर्म पाई जाती है, एक हमारे पास में डी और एक हमारे पास में पाई जाती है एल, ठीक है, डी और एल। अब डी और एल का मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। मान लो कि हमारे पास में क्या है, इसको अगले पेज पे समझा देते हैं फिर मैं वापस ले लूंगा इसके अंदर, ठीक है। मान लो कि हमने क्या करा, यहां पे ये एक टेस्ट ट्यूब ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या करा, जैसे मान लो कि ये शुगर सॉल्यूशन भर दिया, मान लो मोनोसेकेराइड था। मोनोसेकेराइड का मतलब कौन सा हो गया, मोनोसेकेराइड अभी आपने जो पढ़ रखा है कौन सा, ठीक है ना, ग्लिसरल्डिहाइड पढ़ रखा है। अब क्या होता है, एक लाइट होती है जिसको अपन बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हो, प्लेन पोलराइज लाइट पढ़ी है आपने, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो ये मान लो कि हमारे पास में एक लाइट होती है जिसको अपन बोलते हैं, ये है पीपीएल। पीपीएल की मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब इस शुगर सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो अगर मान लो कि ये इसकी मान लो कि
से मानो कि ये इसकी क्या थी, ओरिजिनल एक्सिस है। क्या है ये इसकी ओरिजिनल एक्सिस। अगर ये ओरिजिनल एक्सिस के अंदर से ये लाइट क्या करे, अभी कैसे बिल्कुल सीधी, अगर ये इसके क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाए, तो क्लॉकवाइज अगर शिफ्ट होगी तो हमारे को कैसे मिलेगी, कुछ इस तरीके से। इतनी बात समझ में? किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई, इस डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज शिफ्ट होती है तो इस तरीके की फॉर्म को अपन बोलते हैं डी फॉर्म। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी? और अगर यही लाइट जो है, ठीक है, यही लाइट जो है, ये मान लो हमारे पास में ओरिजिनल एक्सिस था, ये क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाए, ठीक है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, क्या इतनी बात समझ में आई? डी और एल का मतलब समझ में आए? तो प्लेन पोलराइज लाइट के अंदर अगर मान लो कि यहां पे क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डी फॉर्म और एल फॉर्म। तो ऑप्टिकली एक्टिव वाले जो होते हैं उनमें दो तरीके की फॉर्म पाई जाती है, डी और अपने पास में एल फॉर्म पाई जाती है, ठीक है। तो इसी को अपन वापस से यहां पे लेके चलते हैं। तो यहां पे अपने पास में क्या होती है, दो फॉर्म पाई जाती है, डी और एल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई अपने पास में, ये अपने पास में ही है। चलो अब एक चीज और अपन मैं आपको सिखा देता हूं यहां पे। मान लो कि इधर से क्या हुआ, ये हाइड्रोजन को हटा दिया और इस जगह पे क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट को जोड़ दिया, ठीक है, बात समझ में आई? तो ग्लिसरैल्डिहाइड तो अभी भी है ही, लेकिन हमने जोड़ा किसको, फॉस्फोरस को। और फॉस्फोरस के लिए एक आगे प्रीफिक्स लगाते हैं अपन, क्या बोलेंगे, फॉस्फो। तो अगर फॉस्फोरस जोड़ा है तो हम क्या लगा देंगे, फॉस्फो, और इसका नाम क्या बन जाएगा अपने पास में, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड अपन कहां पे पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस एक शब्द होता है। सेम हमने क्या करा कि इसके अंदर यहां से H हटाया और क्या जोड़ दिया यहां पे, फॉस्फोरस। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहां पे क्या बन जाएगा, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इसको शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, इसको जब आप शॉर्ट में पढ़ोगे तो इसका P, इसका G, इसका A और इसका L, तो क्या बन गया हमारे पास में, पागल, ठीक है ना। इसका D, ठीक है, इसका H, इसका A और इसका P, क्या बन गया, धाप। धाप और पागल। तो PgAl क्या होता है हमारे पास में, एक तरीके का 3 कार्बन का मोनोसेकेराइड होता है जिसके अंदर फास्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। और DHAP क्या होता है हमारे पास में, जिसमें फॉस्फेट जुड़ रखा है, और 3 कार्बन का ये भी क्या होता है हमारे पास में, कीटोनिक ग्रुप वाली शुगर होती है। इतनी बात पल्ले पड़ी? तो ये हमारे पास में क्या होता है, कुछ इसका बेसिक क्लासिफिकेशन होता है। स्ट्रक्चर बनाना मेरे हिसाब से आपको आ चुका होगा, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें, बाकी अगर स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, तो जिसके पास में भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है ना, अगर जिसके पास में भी एल्डिहाइड ग्रुप है और कीटोन ग्रुप है, और बाकी अगर 4 कार्बन वाली शुगर की अगर अपन बात करते हैं, तो वो भी क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब एक आप खुद डायग्राम बना के बताना। मान लो कि हमारे पास में कार्बन की संख्या क्या है, 4। तो x इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4, और y इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H8 और O4। इसके भी हमारे पास में क्या बनेंगे, 2 फॉर्म बनेंगे। कैसे बनाओगे, सबसे पहले स्ट्रेट चेन, ये हमने बना दी स्ट्रेट चेन। इसके अंदर भी हम ऐसे स्ट्रेट चेन बना देते हैं, बन गई स्ट्रेट चेन। अब इस स्ट्रेट चेन के अंदर एक जगह पे आप क्या जोड़ोगे, इसके अंदर एल्डिहाइड, और एक जगह पे आप क्या जोड़ दोगे, सेकंड नंबर कार्बन पे कीटोन। बाकी जगह पे आपको क्या जोड़ना है, यहाँ पे OH, तो यहाँ OH जोड़ दिया, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे H, वैलेंसी पूरी हो गई। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे OH जोड़ेंगे, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH। पहले आप OH जोड़े, उसके बाद में क्या जोड़ो, वैलेंसी पूरी करने के लिए बाकी बचे हुए जितने भी है उसके साथ में क्या जोड़ दो, H जोड़ दो, ठीक है। ये 4 कार्बन की बन गई। अब ये 4 कार्बन की एल्डिहाइड रखने वाली शुगर को अपन बोलते हैं इरिथ्रोज शुगर। इसका एग्जांपल क्या है, याद रखना, ये जो शुगर है इसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोज, ठीक है। और इस कीटोनिक ग्रुप को अपन बोलते हैं, उसके लिए देखो कहीं पे भी कीटोनिक शुगर रहे उसके पीछे आपको एक सफिक्स मिलेगा जिसको अपन बोलते हैं ऊलोस, ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा, ULOS।
अब इसका नाम क्या है, इरिथ्रो लगाना है आपको, ठीक है ना, क्या लगाना है, इरिथ्रो। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा अपने पास में, इरिथ्रोलोस। समझ में आ गया, इरिथ्रोलोस समझ में आ गया। जिसके पीछे भी ऊलोस लिख रखा है वो कौन सी शुगर है, कीटोन। अब इसके अंदर देखो कायरल कार्बन है कि नहीं है, ठीक है ना, कायरल कार्बन को देखोगे तो इसके पास में भी हमारे पास में क्या मिलेगा, कायरल कार्बन मिलेगा, इसके पास में भी अपने पास में क्या मिलेगा, कायरल कार्बन मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएगी हमारे पास में, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं 5 कार्बन की बनाऊंगा तो भी वो क्या मिलेगी, ऑप्टिकली एक्टिव। 6 कार्बन की बनाऊंगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव, 7 कार्बन की बनाऊंगा वो भी ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक लाइन बोली जाती है कि ऑल मोनोसेकेराइड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट DHAP या फिर DHA। क्यों, क्योंकि उसके पास में क्या होता है, कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, ठीक है। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पे जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, नोट लगा करके लिख लेना, ऑल मोनो सैकेराइड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट DHAP। DHAP का मतलब आप समझ चुके होंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बिकॉज इसके पास में क्या नहीं होता, बिकॉज कायरल कार्बन एब्सेंट। क्या इतनी बात पल्ले पड़ी आपको, कायरल कार्बन इसके पास में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अच्छा, इसमें ये बता सकते हो कि कौन सा कायरल कार्बन है इरिथ्रोस के अंदर। जैसे मान लो कि ये C1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 और 4। मेरे को सबसे पहले इरिथ्रोस में बताओ कौन सा कायरल कार्बन है, ये सेकंड नंबर वाला, ठीक है। थर्ड नंबर वाला तो सेम हो जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी थी। इधर बताओ थर्ड नंबर वाला होगा, बात समझ में आ गई। तो ये सेकंड और थर्ड जो है इसके अंदर कायरल 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 कार्बन प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है, स्ट्रक्चर बनाना है। चलो अब फटाफट से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। अब ग्लूकोज के लिए अगर अपन ये बात करें तो सिंपल, अगर अपन बात करते हैं, मान लो कि 5 कार्बन की भी होगी शुगर, तो मोनोसेक्रेट शुगर होगी। 5 कार्बन की अपन बाद में पढ़ेंगे, पेंटोज शुगर जिसको अपन बोलते हैं। मान लो कि मैंने क्या बोला, x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू भी क्या है 6। तो 6 कार्बन के लिए क्या हो गया, C6H12 और O6। इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर अपन ये बात करें कि ये जो फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला होता है और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। तो अगर अपन ये बात करते हैं, चलो मैं अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अभी ग्लूकोज उसकी नहीं बात करना। तो आपको फॉर्मूला दे रखा है ये, ठीक है। तो इसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे वैसे ही। सबसे पहले कैसे क्या करना है आपको, स्ट्रेट चेन बनानी है। तो हमने फटाफट से स्ट्रेट चेन बना लो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे भी आप स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की बना ली। एक पे लगा दो एल्डिहाइड और एक पे लगा दो कीटोन। यहां पे एल्डिहाइड और ये लगा दो कीटोन। बाकी जगह पे इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगा दोगे, OH। और ये OH और H H H और ये H। इसकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले लगाओ OH और ये लगाओ H, वैलेंसी पूरी करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पे नोटिस करो, अभी एक बार लिखना छोड़ो, पहले ये देखो, बाद में ये लिख लेना, कोई नहीं। अब ये कार्बन कितने यहाँ पे 6, यहाँ पे कार्बन कितने 6। एक में कौन सा ग्रुप लग रखा है, एल्डिहाइड, एक में कौन सा लग रखा है, कीटोन। इन दोनों में से ग्लूकोज कौन सा है, इन दोनों में से ग्लूकोज कौन सा है, कोई भी नहीं। ग्लूकोज के अंदर हम ये बोलते हैं थर्ड कार्बन पे थोड़ा चेंज होता है। अभी ये जो हमारे पास में 6 कार्बन की जो शुगर है, एक सिंपल एल्डो शुगर है, ये एल्डो शुगर है हमारे पास, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलेंगे, कीटोन ग्रुप रखने वाले को कीटोस शुगर बोलेंगे। अब हमारे को इससे क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है।
तो ग्लूकोज बनाने के लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, ये तीसरा नंबर कार्बन, ये जैसे मान लो पहला, दूसरा और तीसरा, 4, 5 और 6, ये जो कार्बन है इस कार्बन पे OH को इस तरफ और H को इस तरफ ले जाओगे तो ये बन जाएगा ग्लूकोज। तो अगर मैं मान लो इसकी रेप्लिका बनाऊं कि किस तरीके से इससे अपन ग्लूकोज बना सकते हैं, तो वही पहले कार्बन, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे OH, यहां पे H, यहां पे फिर फोर्थ, ठीक है, OH, H, यहां पे भी OH और H, फिर ये पांचवा OH और H, और ये हमारे पास में 6 नंबर कार्बन, H और ये H, और ऊपर वाले ग्रुप पे क्या लगा देंगे अपन, ये एल्डिहाइड। इतनी बात समझ में आई? चेंज किस कौन से ग्रुप पे करा हमने, ये तीसरे नंबर ग्रुप पे चेंज आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो एक चीज ध्यान रखना, एल्डोज शुगर से आपको अगर बनाना है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लेकिन अगर बनाना है तो तीसरे कार्बन पे चेंज करोगे। अब ये कौन सी शुगर थी, कीटोस शुगर, इसमें भी सेम क्या करो, तीसरे नंबर कार्बन पे चेंज, तो वही पहला, दूसरा, तीसरा, इस कार्बन पे H को ले जाओ, OH को ले जाओ यहां पे और H को ले जाओ यहां पे, तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, फटाफट से बना लो, 1 2 3 4 5 6, पहले OH, 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 और ये तीसरे कार्बन पे H यहाँ पे और OH यहाँ पे, ये H, H और ये H, सेकेंड नंबर कार्बन पे अपने पास में ये O, उसके बाद में फर्स्ट नंबर कार्बन पे OH, H और H। चेंज कौन से कार्बन पे हुआ हमारे पास में, तीसरे नंबर कार्बन पे हुआ, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फ्रक्टोज। इतनी बात समझ में आ गई अपने को, किस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ये चीज होता है। आगे बनाना सबको, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लूकोज से ही सारा का सारा जो चीजें हैं, कुछ चीजें जो है ग्लूकोज पे ही टिकी रखी। बना लो इसको। तो अब पहले देखो, अब अपन ने स्ट्रक्चर तो बनाना सीख लिया, एग्जाम्पल भी अपन ने सीख ली। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपको मोनोसेकेराइड के साथ जो अपने का मतलब जो 7 तक कार्बन और 3 जो कार्बन वाले, 3 से लेकर के 7 तक में जो जो अपने पास में शुगर आती है, अदर एग्जाम्पल जो आते हैं वो बताऊंगा, और हम ग्लूकोज के बारे में और दूसरे जो शुगर है उसके बारे में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मोनोसेकेराइड वैसे आपके एनसीईआरटी में नाम ही नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें दे रखा है। तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिख रखा, इसका फॉर्मूला वॉर्मूला कोई गिनती का मिल जाए जो मिल जाए, बाकी कुछ नहीं बना रखा। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी तरीके से पढ़ना, ताकि ऑर्गेनिक का जब आप पढ़ोगे तो ये चीज आपको काम आएगी। स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको सिखा दिया, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव मैंने सिखा दिया। अब एक और चीज आती है कैपिटल डी और कैपिटल एल, ठीक है, और इसके लिए अपन पॉजिटिव नेगेटिव भी मैं आपको बताऊंगा। जो स्मॉल डी स्मॉल एल है उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी यूज करते हैं। अच्छा ये भी चीज देख लो साथ में, जो हमने यहां पे ये स्मॉल डी और स्मॉल एल दिया था, तो इसके लिए अपन ये बात करते हैं, तो स्मॉल डी जहां पे होता है वहां पे हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, और स्मॉल एल जहां पे होता है वहां पे हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज अपने यहाँ पे होती है खत्म, बाकी चीज अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास।